नमस्ते बच्चों। अन्योन्य प्रेरण के बारे में हम पिछली कक्षा में हमने चित्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त की थी। यदि हम अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा यदि हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि जब किसी कुंडली से हम लिखेंगे जब किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास स्थित दूसरी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अतः उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो हमने चित्र बनाया था, एक कुंडली ली थी जिसे हमने प्राथमिक कुंडली कहा, कुंजी, बैटरी हमने लिया। इसके पास एक दूसरी कुंडली ली जिसे हमने द्वितीय कुंडली कहा और इसमें हमने एक धारा मापी जी हमने लगाया। तो ये जो हमारी जो प्राथमिक कुंडली है इसमें क्या होता है कि धारा के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, इसलिए हम लोग इसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। तो हम कहेंगे कि जिस कुंडली में धारा का मान यदि परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली कहते हैं। और जिस कुंडली में प्रेरित धारा क्या होती है, उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय कुंडली कहते हैं। तो प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि जिस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं और जिसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। तो हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन
होता है उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। और जिस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसे द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो ये जो है P आपकी ये कहलाएगी प्राथमिक कुंडली, और S जिसे हम सेकेंडरी कहते हैं, द्वितीयक कुंडली। तो इस प्रकार से प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली, जिस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है उसे हम प्राथमिक कुंडली कहेंगे, और जिस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी उसे हम द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो ये हो गया आपका अन्योन्य प्रेरण, कि किसी कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा के मान में यदि परिवर्तन किया जाए तो पास जो दूसरी कुंडली है उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और कुंडली के जिस धारा के मान में परिवर्तन होता है उसे हम प्राथमिक कुंडली, और जिसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसे द्वितीयक कुंडली कहते हैं। अब इसके पश्चात हम अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में अध्ययन करें। अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक जिसे हम कहते हैं, आइए उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि यदि कोई प्राथमिक कुंडली में हम धारा I प्रवाहित करें, यदि प्राथमिक कुंडली, जैसा कि अभी हमने देखा था कि पहले वाली जो कुंडली है वह प्राथमिक कुंडली कहलाती है। तो यदि प्राथमिक कुंडली में धारा I प्रवाहित करने से
द्वितीयक जो कुंडली है, द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई हो तो आप जानते हैं कि फाई अनुक्रमानुपाती होता है आई के, और जब हम अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो यदि हम अनुक्रमानुपाती के स्थान पे बराबर का चिन्ह लगाएं तो वहाँ पे एक नियतांक हमें लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लेंगे m इंटू आई और इसे हम समीकरण 1 कहेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो m है, यहाँ पे जो m आ रहा है, ये m ही क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। इसके पहले आप पूर्व में स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक के बारे में अध्ययन किया। यहाँ पे हम अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहेंगे, जिसे हम m से प्रदर्शित करेंगे। l से यदि हम प्रदर्शित करते हैं तो वह स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है, और यदि हम m से उसे प्रदर्शित करें, केवल यहाँ पे अंतर राशि परिवर्तन का है, m का है, तो m जो है यह कहलाएगा अन्योन्य प्रेरकत्व। और यह क्या होता है, एक नियतांक होता है। और ये जो है दोनों कुंडलियों, अर्थात आपने देखा है कि दो कुंडली होती है, एक प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीय कुंडली, इनके फेरों की संख्या, जो हम फेरों की संख्या है उस पर द्वितीय कुंडली जो हम देखे हैं उसके क्षेत्रफल पर, माध्यम पर निर्भर करता है। दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसे ही हम कहेंगे। और यदि इस समीकरण 1 में I का मान, बहने वाली धारा का मान यदि 1 हो जाए, तो यदि I बराबर क्या हो जाए 1, तो समीकरण 1 से फाई बराबर हमें मिलेगा m। तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है अन्योन्य प्रेरण के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि किन्हीं दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व का आंकिक मान द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, जिसको हम ले रहे हैं फाई, क्या लिखेंगे कि बराबर होता है तो उस समय उत्पन्न होता है जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित
की जाती है। तो इस प्रकार से हम एकांक धारा I बराबर 1 प्रवाहित करते हैं तो I बराबर 1 होने से फाई बराबर m होता है। किन्हीं भी दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व का आंकिक मान जिसे हम m से दर्शा रहे हैं द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो कि फाई है के बराबर होता है और यह उस समय उत्पन्न होता है जब प्राथमिक कुंडली में हम एकांक धारा प्रवाहित करते हैं। तो एकांक धारा हम प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित करते हैं तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो है अन्योन्य प्रेरकत्व के क्या होता है बराबर होता है। अब यदि प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में हम परिवर्तन करते हैं तो द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी क्या होता है परिवर्तन होता है। अब आप जानते हैं कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है ऋण d फाई बटे dt। तो हमने पूर्व में भी पढ़ चुका है तो हम लिखेंगे कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से आप जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसे हम E से प्रदर्शित करते हैं E बराबर ऋण d फाई बटे dt। अब आप जानते हैं कि जो फाई का मान है अभी हमने निकाला था फाई बराबर होता है m इंटू आई के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फाई के स्थान पे हम मान रखेंगे m इंटू आई। अब चूंकि m जो है वह नियतांक है नियत राशि है तो नियत राशि होने के कारण हम E बराबर इसे हम आगे ले आए तो ऋण m और साथ में लिखेंगे हम di बटे dt और इसे हम समीकरण 2 यदि हम कहें। अब इसमें हम यदि एकांक धारा di बटे dt का मान 1 रखें तो आपको मिलेगा E बराबर ऋण m। तो हम कहेंगे कि दो जो कुंडलियां हैं उनका अन्योन्य प्रेरकत्व जो कि m है उसका आंकिक जो मान है या आंकिक रूप से यदि हम देखें तो द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित धारा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो E से दर्शाते हैं तो जो हम कहेंगे कि अन्योन्य प्रेरकत्व m विद्युत वाहक बल E के क्या होगा बराबर होता है यदि प्राथमिक कुंडली में जो धारा परिवर्तन की दर है di बाई dt क्या है धारा परिवर्तन की दर जो कि क्या है इकाई होने पर क्या होती है उत्पन्न होती है। तो यदि धारा परिवर्तन की दर इकाई होती है तो E बराबर होता है ऋण m। अन्योन्य प्रेरकत्व का यदि हम SI मात्रक देखें तो इसका भी जो मात्रक है वह होता है हेनरी। SI मात्रक होता है हेनरी और प्रतीक के रूप में हम इसे कैपिटल H से प्रदर्शित करते हैं। तो अन्योन्य प्रेरकत्व का SI मात्रक होता है हेनरी
और इसे हम कैपिटल H से प्रदर्शित करते हैं। अब समीकरण 1 से हम पुनः यदि लें तो समीकरण 1 में हमने लिया था कि फाई बराबर होता है एम आई के। समीकरण 1 से हमने देखा कि फाई बराबर होता है एम आई। अब यदि हम m का मान निकालना चाहें, m का मान यदि हम निकालना चाहें तो m बराबर क्या होगा, फाई के बटे में कौन आएगा, i। तो m बराबर होगा फाई बटे i के। फाई यहाँ पे क्या है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, i जो है वह धारा है। अब यदि धारा का मान हम 1 एम्पियर लेते हैं और बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई के मान में यदि परिवर्तन हो जाए कितना, 1 वेबर, तो ये किसके बराबर होगा, 1 हेनरी के बराबर होता है। आप जानते हैं कि तो हम यहाँ पे कहेंगे कि किसी भी प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली है उसमें हम 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें तो द्वितीयक जो कुंडली है उसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाए, 1 वेबर हो, तो दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व 1 हेनरी होता है। तो हम ये कहेंगे कि प्राथमिक कुंडली में जो धारा प्रवाहित करें 1 एम्पियर तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा 1 वेबर, तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान 1 हेनरी कहलाएगा। अब इसी प्रकार से हमने विद्युत वाहक बल के लिए हमने व्यंजक निकाला था, तो हम ये विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक है समीकरण 2। यदि हम इसे लें तो समीकरण 2 से हम यदि इस समीकरण को लें और यह समीकरण है E बराबर ऋण m di बटे dt। अब इसमें यदि हम m का मान निकालें तो हमें क्या मिलेगा, m बराबर E बटे di बटे dt ये हमें प्राप्त होगा। अब ये ऋण चिन्ह है तो इधर हम लगा देंगे ऋण चिन्ह। अब यदि धारा जो परिवर्तन है, धारा परिवर्तन di बटे dt, di मतलब धारा, इसे हम लेते हैं एम्पियर में, तो ये होगा 1 एम्पियर और बटे समय है तो क्या होगा सेकेंड, तो ये प्रति और इसका होगा सेकेंड। और विद्युत वाहक बल के मान में परिवर्तन कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो जो अन्योन्य प्रेरकत्व होगी वह होगी 1 हेनरी। तो हम ये कहेंगे कि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट हो जाता है। तो दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व 1 हेनरी होता है। तो इस प्रकार से हम ये विद्युत वाहक बल है, ये धारा में परिवर्तन है, तो धारा में परिवर्तन 1 एम्पियर प्रति सेकंड होता है, तो विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट होगा और दोनों कुंडलियों का जो अन्योन्य प्रेरकत्व है उसे हम 1 हेनरी कहेंगे। अब इसके पश्चात हम अन्योन्य प्रेरकत्व पर आधारित एक प्रश्न हल करते हैं।
प्रश्न हम लेते हैं कि यदि प्राथमिक कुंडली से बहने वाली तीन एम्पियर की धारा को एक सेकेंड में शून्य कर दिया जाए। एक सेकेंड में शून्य कर दिया जाता है, कर लीजिए। एक सेकेंड में यदि शून्य कर दिया जाता है तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल V वा बल ऐसा हम लिखते हैं, तो उसे कहते हैं विद्युत वाहक बल का मान पंद्रह वोल्ट होता है। इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो आपको एक प्रश्न यदि दिया जाए या प्रश्न दिया गया है कि प्राथमिक कुंडली से बहने वाली 3 एम्पियर की धारा, आप जानते हैं कि प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में यदि हम परिवर्तन करें तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पियर है, उसको एक सेकेंड में क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 15 वोल्ट हो जाता है। तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप सूत्र कौन सा लगाएंगे, अभी आपने पढ़ा कि अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र E बराबर ऋण m di बटे dt। ये आपने पढ़ा है कि अभी विद्युत वाहक बल यदि आपको पता है तो सूत्र होता है E बराबर ऋण m di बटे dt, जहाँ पे E विद्युत वाहक बल है, m अन्योन्य प्रेरकत्व है, di बटे dt क्या है, धारा का परिवर्तन है। अब हमें यहाँ पे प्रश्न में क्या क्या दिया है, तो हम लिखेंगे दिया है हमें E का मान दिया है 15 वोल्ट, ये हमें दिया गया है। अब देखिए di बाई dt क्या है, धारा में परिवर्तन है, तो हमें धारा में परिवर्तन का मान ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे कि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा कितनी है, 3 एम्पियर, उसको हम एक सेकेंड, मतलब समय कितना है, एक सेकेंड, तो dt क्या है हमारा, समय है, तो समय कितना हो गया, एक सेकेंड, तो हम नीचे में लिख लिए एक। अब देखिए di क्या है, धारा में परिवर्तन, तो धारा जो है 3 एम्पियर से शून्य कर दिया जाता है, तो 3 एम्पियर से कितना हो रहा है, शून्य हो रहा है। तो कुल यदि हम परिवर्तन देखें तो अंतिम कितना है, शून्य, ऋण
प्रारंभिक, तो हम कभी भी परिवर्तन निकालते हैं तो अंतिम ऋण प्रारंभिक लेते हैं। तो प्रारंभिक में कितना है, 3 एम्पियर है। उसके बाद 1 सेकंड के पश्चात कितनी हो गई, वो 0 हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, 0 ऋण 3। तो धारा में परिवर्तन क्या होगा, 0 ऋण 3 बटे जो समय है कितने समय के लिए है, 1 सेकेंड, तो बटे में हम लिखेंगे 1। अब 0 में आप ऋण 3 घटाएंगे और 1 से यदि भाग देंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, ऋण 3 मिलेगा। और di बटे dt है, तो धारा किस में होता है, एम्पियर, और समय किस में होता है, सेकेंड, तो एम्पियर प्रति सेकेंड। तो इसे हम लिखेंगे ऋण 3 एम्पियर प्रति सेकेंड। अब ये जो सूत्र है, उस सूत्र में हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो सूत्र में हम मान रख देते हैं, तो लिखेंगे सूत्र में मान रखने पर हमें अन्योन्य प्रेरकत्व का मान ज्ञात करना है, और अन्योन्य प्रेरकत्व है m, इसका मान ज्ञात करना है। तो E हमें ज्ञात है 15 वोल्ट, और di/dt भी हमें ज्ञात है ऋण 3 एम्पियर प्रति सेकेंड। इस मान को इस समीकरण में रखें तो E का जो मान है वह है 15 बराबर ऋण m, di/dt का मान है ऋण 3, तो उसे हम रखें ऋण 3। तो इस प्रकार से हमें हल करेंगे तो 15 बराबर ऋण और ऋण का गुणा होता है तो धन, ये हो गया 3m। और यदि आप m का मान निकालना चाहें तो m बराबर होगा 15/3, और जब आप भाग देंगे तो 3 पंचे 15। तो इस प्रकार से अन्योन्य प्रेरकत्व m बराबर 5। अब आप ये जानते हैं कि जो अन्योन्य प्रेरकत्व होता है उसका मात्रक होता है हेनरी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 हेनरी। तो इस प्रकार से यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पियर को 1 सेकंड में शून्य कर दिया जाए, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 15 वोल्ट होता है, तो इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व 5 हेनरी प्राप्त होता है। तो ये 5 हेनरी, ये हमें उत्तर प्राप्त हुआ, तो ये उत्तर होगा 5 हेनरी। अब इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। आगे 2 हमें समतल वृत्ताकार कुंडली दी गई है, उनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक निगमित करना है। तो हम अगला जो टॉपिक है हम लिखेंगे 2 समतल वृत्ताकार, किस आकार का है, वृत्त के आकार का है। तो 2 समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व तो 2 यहाँ पे समतल वृत्ताकार हम कुंडली लेंगे। तो यहाँ पे हम चित्र की रचना करें। यदि तो इस प्रकार से
ये जो पहली जो कुंडली है इसकी त्रिज्या है R1। ये R1 त्रिज्या की कुंडली है जिसे हम प्राथमिक कुंडली के रूप में ले रहे हैं। तो P से दर्शाएंगे, P अर्थात प्राइमरी, प्राइमरी अर्थात प्राथमिक, ये हो गई प्राथमिक कुंडली। और एक हम और लेते हैं जिसकी त्रिज्या है R2। R2 त्रिज्या की ये दूसरी जो कुंडली है इसे हम सेकेंडरी अर्थात द्वितीयक S से हम यदि प्रदर्शित करें तो इस प्रकार से हम यहाँ पे दो कुंडलियाँ ले रहे हैं जो कि दोनों वृत्ताकार होंगी। और वृत्ताकार होने के कारण हम पहला जो प्राथमिक कुंडली है इसकी त्रिज्या हम R1 ले रहे हैं, दूसरी जो कुंडली है इसकी त्रिज्या है R2। तो हम लिखेंगे कि प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या R1 तथा फेरों की संख्या, कुंडली है, कुंडली में जो लपेटे गई फेरों हैं, कुंडली में फेरों की संख्या माना कि N1 है। तो प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या R1, फेरों की संख्या N1 है। द्वितीय कुंडली की त्रिज्या हम ले रहे हैं R2 तथा फेरों की संख्या है N2। इस प्रकार से हमने पहली जो कुंडली है उसकी त्रिज्या R1, फेरों की संख्या N1, दूसरी जो कुंडली है उसकी त्रिज्या R2, फेरों की संख्या है N2। अब जो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा यदि I हो तो इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय तीव्रता यदि हम निकालें तो हम लिखेंगे प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा I हो तो इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अब आप जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसे हम अंग्रेजी वर्णमाला में कैपिटल अक्षर B से प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B बराबर μ0/4 पाई 2 पाई N1I बटे R1, ये हम पूर्व में भी देख चुके हैं। तो B बराबर μ0/4 पाई 2 पाई N1I बटे R1, जहाँ N1 प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या, I बहने वाली धारा, R1 जो कि प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या है। अब देखें तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 और इस प्रकार से आएगा आपके पास μ0 N1I बटे ये हो जाएगा 2, पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1। तो इसे आप हल करेंगे तो μ0 N1I बटे 2R1 आपके पास शेष बचेगा। अब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको द्वितीय कुंडली के तल, द्वितीय कुंडली का जो तल है उसे आप यदि एक समान लेंगे तो एक समान लेंगे तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान यदि हम निकालें तो हम लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र को
चुंबकीय क्षेत्र को द्वितीयक कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र को द्वितीयक कुंडली के तल के लिए एक समान माना जा सकता है। एक समान माना जा सकता है क्योंकि त्रिज्या क्या है, समान है, तो एक समान माना जा सकता है। अतः द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स अब आप जानते हैं कि बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं, और फाई बराबर होता है एन बी ए। एन जो है वह फेरों की संख्या है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, ए क्षेत्रफल है। अब यदि हम इस पे मान रखें तो यहाँ पे हम बी ए अब देखिए हम किसके लिए निकाल रहे हैं, बद्ध चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को द्वितीयक कुंडली के लिए हम ले रहे हैं, द्वितीयक कुंडली से हम बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो द्वितीयक जो कुंडली है उसमें देखिए त्रिज्या है R2, फेरों की संख्या है कितनी, N2। तो जब हम मान निकालेंगे तो N का मान कितना हो जाएगा, N2, क्योंकि द्वितीयक कुंडली के लिए ले रहे हैं तो N2। B का मान हम लेंगे μ0 N I बटे 2R1, μ0 N I, N जो है टोटल हो जाएगा, पूरी जो कुंडली के लिए लेंगे तो N लेंगे, तो N2। B का मान हो जाएगा द्वितीय कुंडली के लिए μ0 Ni बटे 2R1, और क्षेत्रफल जो है वह द्वितीय कुंडली के लिए ले रहे हैं तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा N2 μ0 Ni बटे 2R1 पाई R2 स्क्वायर। इसे आप दीजिए समीकरण नंबर 1। अब आप जानते हैं कि जो फाई है, हमने पढ़ा है फाई बराबर होता है m इंटू आई के। इसे आप दीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए कि फाई बराबर है N2 μ0 Ni बटे 2R1 पाई R2 स्क्वायर के। तो हम मान रखें फाई का मान, हम समीकरण 2 से यहाँ फाई का मान रखें तो फाई के स्थान पे क्या आ जाएगा, Mi। ये हो गया Mi बराबर हमने B का मान क्या निकाला है, B का मान निकाला है μ0 N1I बटे 2R1। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, B के स्थान पे μ0 N1I बटे 2R1। तो यहाँ मान रखे फाई का मान, फाई बराबर है Mi, तो फाई का मान हम रखे Mi बराबर, ये हो गया μ0, उसके बाद N1 N2, उसके बाद पाई R2 का वर्ग बटे 2R1।
और साथ में है यहाँ पे क्या आई, तो हम आई को भी लिख लेते हैं। अब दोनों पक्षों में यदि देखें तो आई यहाँ पे भी है और आई यहाँ पे भी है, दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जो अन्योन्य प्रेरकत्व है m बराबर वह प्राप्त होगा μ0 n1 n2 पाई r2 स्क्वायर अपॉन 2r1। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे m का मान निकालेंगे तो m बराबर होगा μ0 n1 n2 पाई r2 का स्क्वायर बटे 2r1। और यही जो हमने व्यंजक निकाला है यही दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक है। तो एक बार यहाँ पे और देख लेते हैं कि फाई बराबर NBA होता है। तो हमने द्वितीय कुंडली है तो हम मान रखे N2, B का मान हमने निकाला है, देखिए μ0 n1i बटे 2r1, इस मान को भी रखा μ0 n1i बटे 2r1। और चूंकि वृत्ताकार हम कुंडली ले रहे हैं तो वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल पाई द्वितीय कुंडली के लिए है, इसलिए r2 का वर्ग हम लेंगे, यहाँ पे n1 भी आएगा। इसके पश्चात हम जानते हैं कि फाई बराबर mi होता है। अब देखिए फाई के जगह हम रख दिए mi और ये μ0 को पहले लिख दिए, n1 n2 फिर पाई r2 का वर्ग बटे 2r1 और साथ में i। अब i से i ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया और जो बचा m बराबर μ0 n1 n2 पाई r2 का वर्ग बटे 2r1। और यही क्या है, व्यंजक है अब यदि आपको n1 प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या, n2 द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, पाई कांस्टेंट है, r2 क्या है द्वितीय कुंडली की त्रिज्या, r1 क्या है प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या, यदि ये मान आपको पता है या आपको ज्ञात हो तो आप m का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच जो अन्योन्य प्रेरकत्व है m किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यदि हम देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किन किन कारकों पर यह निर्भर करता है। तो किन कारकों पर निर्भर करता है, तो अन्योन्य निम्न कारक, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कारक निम्न है। तो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो पहला जो कारक है तो यदि आप देखें तो n1 यदि हम लेते हैं, n1 क्या है प्राथमिक जो कुंडली है उनमें फेरों की संख्या है। तो पहला कारक हो गया प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या। तो प्राथमिक कुंडली है यहाँ पे ये P, ये वाली प्राथमिक कुंडली है, इसकी फेरों को संख्या को यदि हम बढ़ाते जाएं, इनमें जो ये हम ये लाइन जो खींचे हैं ये क्या है फेरों की संख्या। फेरों की संख्या को हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व। यहाँ पे हम अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए निकाल रहे हैं तो हम अन्योन्य प्रेरकत्व कहेंगे कि अन्योन्य प्रेरकत्व। अब मैंने आपको बताया है कि अंश में यदि कोई राशि है तो क्या करती है मान को बढ़ा देती है। तो हम कहेंगे कि प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या बढ़ाने पर अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है। दूसरा
द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या आप देख रहे हैं N1 के बाद क्या है N2 क्या है द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या। इसे भी आप यदि बढ़ाएंगे तो अन्योन्य प्रेरकत्व भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसके पश्चात तीसरा यदि हम लें तो त्रिज्या लेते हैं R1, प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या R1 को यदि आप बढ़ाएं तो अपॉन में है, बटे में है, तो क्या होगा, अन्योन्य प्रेरकत्व कम हो जाएगा। और इसी प्रकार से यदि हम द्वितीयक जो कुंडली है उसकी त्रिज्या लें R2, अब ये अंश में है तो बढ़ाने पर क्या होगा, अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ जाएगा। और म्यू जो है इस पर भी निर्भर करता है, म्यू का मान आप बढ़ाते जाएंगे तो एम का मान भी बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार से आपने दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का अध्ययन किया। धन्यवाद।